और मुझे पता है, मैंने कई फंक्शंस देखे हैं, जब भी कमेटी के अधिकारी आते हैं तो कैसे चाटुकारिता होती है, कैसे चमचागिरी करते हैं, कैसे लगता है कि कोई मंत्री आ गया है। यार महात्माओं द्वारा बनाए गए संस्थान है, ये दुकानें नहीं हैं। तो दर्शकों, ये थी डीएवी अम्बोटा की कहानी। 22 स्कूल हमारे डीएवी यहाँ इकट्ठे हुए हैं हिमाचल के, तो उन ड्राइवरों से पता चला कि डीएवी में पक्के होते हैं, वो खुद पक्के थे। प्रिंसिपल सर के पास भी हम गए थे, उनसे पूछा कि सर हमारे में कोई कमी बताइए। कहना कमी कोई नहीं है आपको, अब बहुत अच्छे बंदे हैं, लेकिन संस्था के पास पैसा नहीं है देने के लिए आपको। तो जब केस का इनको लेटर बताया गया तो बोलते हैं हमारे पास पैसा बहुत है, हम वकीलों को दे देंगे, आपको नहीं देंगे। डीएवी संस्थान किसी गरीब हिंदू का, किसी कर्मचारी का अगर हाथ नहीं थामेगा तो कौन थामेगा? आप लोग हाई कोर्ट की वकीलों की लाखों रुपए की फीस देने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन किसी को उसका हक नहीं दे रहे। लेकिन आज महात्मा हंसराज के स्कूलों में वहाँ के कर्मचारी अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते। चेयरमैन साहब भी जहाँ पे आए थे, उन्होंने भी हमें मीटिंग में बोला था कि जहाँ पे डीएवी में जो एक बार रखा जाता है उसको कभी निकाला नहीं जाता। अच्छा। तो उसके बावजूद भी आजकल हमें बाहर निकाल दिया गया कोरोना टाइम में। ये प्रश्न डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान पूनम सूरी से है। हमारे जब मैं आया था 2003 में, उस टाइम 3-4 बसें थी, तो उसके बाद 11-12 बसें हो गई थी हमारी। दर्शकों, मुझे बताया गया है कि अम्बोटा गांव के ही कुछ दानी सज्जनों ने जब ये ज़मीन दान की, उस पे ये स्कूल खड़ा हुआ था, ये संस्थान खड़ा हुआ था। महात्मा हंसराज ऊपर से अगर आज ये हालात देख रहे हों डीएवी के, तो उनके मन पर क्या बीतेगी? जरा सोचिए कि डीएवी में काम करने वाले कर्मचारी डीएवी में अपने बच्चे पढ़ाने में वो असमर्थ हो चुके हैं, उनके पास पैसे नहीं है फीस देने के लिए। एक लाइन में मैं समझा पाऊँ कि डीएवी के साथ क्या हो रहा है, तो आप डीएवी कॉलेज जलंधर के बारे में जरा सर्च करिए। एक संस्थान जिसका इतना गौरवशाली इतिहास था, वो कहाँ पर पहुँचा हुआ है। डीएवी का नाम आपने सुना होगा। 1886 में लाहौर में लाला हंसराज ने, जब उन्होंने बीए कंप्लीट की, तो वो चाहते तो अंग्रेज़ों के पास अच्छे से नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे समाज की सेवा करनी है। वो दयानंद सरस्वती से बहुत प्रभावित थे, आर्य समाज के कार्यों से प्रभावित थे, तो उन्होंने डीएवी स्कूल की स्थापना की, फिर डीएवी कॉलेज बनते गए, और आज आप देखिए कि कितने सालों बाद डीएवी का ये परिवार बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन अब डीएवी या फिर आर्य समाज के संस्थान हो या फिर डीएवी के संस्थान हो, वो भटकते जा रहे हैं। जरा सोचिए, जो मैं कहानी आपको आज बताने जा रहा हूं, कि अगर महात्मा हंसराज ऊपर से अगर आज ये हालात देख रहे हों डीएवी के, तो उनके मन पर क्या बीतेगी? जरा सोचिए कि डीएवी में काम करने वाले कर्मचारी डीएवी में अपने बच्चे पढ़ाने में वो असमर्थ हो चुके हैं, उनके पास पैसे नहीं है फीस देने के लिए। जब मैं ये बात कर रहा हूं, तो आप ध्यान कीजिए महर्षि दयानंद सरस्वती का, आप ध्यान कीजिए लाला लाजपत राय का, आप ध्यान कीजिए लाला हंसराज का, आप ध्यान कीजिए स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का। इतने महान सेवक हुए हैं जिन्होंने आर्य समाज को और इन डीएवी संस्थानों को आज यहाँ तक पहुँचाया है। और डीएवी की अगर मैं बात करूँ, तो जो सबसे बड़ी जो दुखांत है, अगर आपको मैं डीएवी का अगर आपको एक लाइन में मैं समझा पाऊँ कि डीएवी के साथ क्या हो रहा है, तो आप डीएवी कॉलेज जलंधर के बारे में ज़रा सर्च करिए। एक संस्थान जिसका इतना गौरवशाली इतिहास था, वो कहाँ पर पहुँचा हुआ है। लेकिन अब मैं बात करूँगा हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट के डीएवी अम्बोटा की। यहाँ पर कुछ ड्राइवर्स थे जो कि सालों से यहाँ पर काम कर रहे थे, ना उन्हें पक्का किया गया है, और कुछ ड्राइवर्स को कोरोना काल में निकाल दिया गया। क्या डीएवी संस्थानों के पास इतने पैसे नहीं हैं? मेरा ये प्रश्न डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान पूनम सूरी से है कि सर, आप जरा सोचिए, एक ड्राइवर जिसकी मदर बीमार है, ठीक है, वो उसका इलाज नहीं करवा पा रहा। आप जरा सोचिए, पूनम सूरी से मैं बात कर रहा हूँ, आप जरा सोचिए कि आपके डीएवी संस्थान, महात्मा हंसराज का संस्थान, महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों पर बना ये संस्थान, उसके कर्मचारी अपने बच्चों को डीएवी में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ये कैसे विडंबना है? ये क्या हो रहा है? और मुझे जो बताया गया है पूनम सूरी के बारे में, कि पूनम सूरी व्यक्ति अच्छे हैं, लेकिन उनको ज़मीनी हकीकत नहीं पता। डीएवी संस्थानों में ये चापलूसी का दौर चल पड़ा है, डीएवी संस्थानों में ये भ्रष्टाचार का दौर चल पड़ा है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं अभी नहीं कर सकता हूं, लेकिन हम बात करेंगे उस ड्राइवर से, उस
कर्मचारी से जिसने अपना बच्चा इस स्कूल से निकाला। तो विपिन जी, आप इस स्कूल में क्या काम करते हैं? कंडक्टर का काम कर रहा जी। अच्छा, तो बिजली का काम भी करता उसमें। अच्छा, 2 काम करता तो आपके बच्चे कितने हैं जरा बताइए। बच्चे 3 है मेरे जी। अच्छा, 3 बच्चे हैं हाँ जी। आपके। कहाँ पढ़ते हैं? अब तो सरकारी में डाली मैंने। क्यों, यहाँ क्यों नहीं पढ़ा पाए? पैसे नहीं है इतने मेरे पास बच्चों को पढ़ा था। पहला पाई 5वीं कराई बड़ी लड़की को, छोटी लड़की 30 में निकालती थी। अच्छा, छोटा बच्चा कोरोना के पहले मास्क हटा लीजिए ताकि साफ आवाज आए। मैंने मास्क कोरोना के पहले हटा लिए लड़का कोरोना में। अच्छा, 3 बच्चे कौन पढ़ा सकता है इसमें? नहीं, ये तो आपका अपना संस्थान है और इसमें आप काम करते हैं, तो क्या आपको कोई कंसेशन वगैरह मिलती थी? 200 रुपये मिलता है हमें। 200 रुपये काटा जाता था हमें। अच्छा, मतलब 200 रुपये की आपको मतलब एक डिस्काउंट टाइप मिलता था? हाँ जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं? इसके ज़्यादा नहीं। तो कभी मन में क्या आता है जब आप यहाँ बाकी बच्चों को देखते हैं, तो आपके मन में क्या विचार आता है? मन के विचार आता है हमें ही बच्चे पढ़े पढ़ा कुछ बने, बड़े बच्चे कुछ बने। विचार तो आते ही ना। हम पैसे नहीं है, पैसे की कमी से निकाल ली मैंने, तो सरकारी में डाल दी। तो दर्शकों, ये कहानी आप सुन सकते हैं कि महात्मा हंसराज के जो स्कूल थे, जो उन्होंने वो सपना देखा होगा लाहौर में बैठ के, जो वो अकेले सोचते होंगे कि मुझे अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी है, मैं पढ़ के ऐसे स्कूल बनाऊंगा जो कि इस समाज में क्रांति लाएंगे, इस समाज का भला करेंगे। लेकिन आज महात्मा हंसराज के स्कूलों में वहाँ के कर्मचारी अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते। आप जरा विचार करिए, मतलब कितना दुख होता है। ऐसा ही दुख मुझे तब हुआ था जब मैं जलंधर जिले के तलवन गांव में गया था और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी का मैंने जब उनका जो जन्मभूमि देखी, कचरे का डंप था और 4 दीवारी टूटी हुई थी, नशेड़ी वहां पर नशे करते थे, सिरिंजें वहां पड़ी थी, शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। तो आर्य समाज और डीएवी संस्थानों के का जो रूप सामने आ रहा है, जो उनके कॉर्पोरेट रूप या फिर उनका एक, मैं कह रहा हूं कि मतलब ऐसा कभी सोचा ही नहीं था महात्मा हंसराज ने। अभी और से बात करते हैं। आपका शुभ नाम जी? सतीश। तो सतीश भाई से बात करते हैं। सतीश भाई ने मुझे बताया था कि किस तरह से इनकी माता का देहांत हो गया इसी सदमे में कि जब इनकी नौकरी चलेगी डीईवी से। आप क्या करते थे पहले? प्राइवेट में बस में कंडक्टरी करता था। अच्छा जी। तो डीईवी में आना कैसे हुआ आपका मोटर? इन्होंने ऐड निकाली थी, फिर आया था इंटरव्यू के लिए। तो इन्होंने मेरे को बोला था कि आप 8 साल के बाद रेगुलर कर देंगे और हर साल आपको हर साल आपको 1,000 रुपये सैलरी देंगे। तो बढ़ाएंगे, मतलब इंक्रीमेंट देंगे। हाँ, इंक्रीमेंट लगा देंगे। 1 साल में इन्होंने 7,000 रुपया हमारा शुरू कर दिया तनख्वाह पे। अगली बार 500 रुपया बढ़ाया। उसके बाद इन्होंने हमें सितंबर में हाफ सेशन में आउटसोर्स कर दिया। फिर आउटसोर्स कर दिया मतलब कि आपको अब तनख्वाह बाहर से मिलने वाली थी किसी पर्सनल कंपनी से? हाँ, बगैर पूछे किसी हाल में। ठीक है, कोई साइन नहीं हमारे हुए। हाँ। ना हमसे पूछा गया, बस हमें यही बतलाया गया कि आप आउटसोर्स हो। अच्छा। और जब हमने इनको बोला कि ये क्या हुआ, तो बोलते हमें नहीं पता है। और उनसे पूछा जो जिसके पास इन्होंने हायर कर दिया, बोला मेरे को फ्रेश बताया इन्होंने। और फिर उन्होंने हमारी तनख्वाह बंद कर दी। 1 साल हो गया अभी मेरे घर बैठे हुए, मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहे हैं। मुझे पता लगा था कि आपकी माता जी के बारे में पता? हाँ जी, माता जी को मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे कर दिया प्रिंसिपल साहब ने। तो माता जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 42 साल है। दर्शकों, 42 साल की उम्र में आप किसी को नौकरी से निकाल देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोरोना सन 2001 में भी था, क्या 2012 में भी था, क्या 2019 में भी था, क्या 2018 में भी था? क्या संस्थान इतने ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं कि ये अपने कर्मचारियों को सस्टेन नहीं कर पाए? जब आपको निकाला गया तो आपको क्या बोला गया? मतलब क्या इंटीमेशन कोई दी गई, कोई चिट्ठी निकाली गई, क्या बोला? कुछ नहीं बोला सर। इन्होंने हमें आउटसोर्स के लिए एक चिट्ठी सी कर दी थी, लेकिन हमें दी नहीं थी। आपने साइन किए? क्योंकि जब भी कोई आउटसोर्स करता है नहीं, एक मतलब ऑफर लेटर दिया जाता है कि भैया हम आपको ये तनख्वाह दे रहे हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आप साइन करिए, एक कॉपी मेरे पास रहेगी, एक कॉपी तुम्हारे पास रहेगी। ऐसा कुछ हुआ? नहीं दिया, कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने अपनी मर्जी से। तो प्रिंसिपल से कभी बात की, मैनेजमेंट से बात की? प्रिंसिपल से बात की है, वो भी हमें ये कर दिया, बोलता भी ये पीछे से है, मैंने नहीं कुछ भी किया है, ये पीछे से हुआ है, आप मोदी जी से ले लो बोले। अच्छा, मोदी जी से ले लीजिए। मोदी से ले लो। तो दर्शकों, ये जो हमारा हिंदू समाज है उसके जो संस्थान है, अगर हिंदू सोसाइटी की बात करें तो वाराणसी में आपने देखा होगा या लखनऊ में आप देख रहे हैं कि दाह संस्कार के 20-22 हज़ार रुपये ले जा रहे हैं। तो
सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं पतन है। और अब ये संस्थान क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो अभी आप क्या, आपको केस कर रखा है, क्या कर रखा है? केस कर रखा है सर। तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है? घर का गुजारा बस दिहाड़ी तो लगा के, दिहाड़ी भी नहीं, फैक्ट्री भी नौकरी नहीं मिल रही है ना। जब हमने प्रिंसिपल से पूछा भी हमें आप सैलरी, मतलब पूरे क्या क्या काम करते थे? आपसे क्या क्या काम लिए जाते थे? हमसे स्कूल का काम भी लिया जाता था। नहीं, पहला काम क्या था? स्कूल का काम लिया जाता था। अच्छा, एक कंडक्टर आप थे हाँ जी। और स्कूल का काम भी आप कर रहे थे? जी, और घर का काम भी लिया जाता था। एक मिनट, घर का काम क्या मतलब? घर का जैसे कि अंदर पोछा लगवाना, घर का मतलब जो सीढ़ियाँ हैं उसको साफ करवाना। किसके घर की बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल सर के। और वो जैसे मकान दर्शकों, आपने देखा कि अब ये इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब एक कर्मचारी, ठीक है, दर्जा 4 कर्मचारी अगर ऐसी बात कर रहा है तो आप सोचिए कि कितना हौसला रहा होगा। जब इन्होंने जो पहला जब सेंटेंस मुंह से निकाला, वो झिझक आपने महसूस की होगी कि यार मैं ये बातें बोल रहा हूँ, पता नहीं मेरा ये चांस रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या पता कल को प्रिंसिपल मेरी लड़ाई है, पता नहीं मेरे को मेरी जो मांगे हैं पूरी करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन ये सच है, इन्होंने जो बातें कही हैं कि भाई प्रिंसिपल की कोठी में जाकर भी नौकरों की तरह काम लिया जाता है। और बेसिकली ये बसों के कंडक्टर हैं। ये बताइए कि क्या ड्राइवर कोई काम धाम करते भी हैं या फिर ऐसे ही वेले बैठे रहते हैं? मतलब क्या काम होता है ड्राइवर का? रूटीन बताइए हमें अपना। रूटीन सर ऐसा है कि हम सुबह जहाँ हमारी बसें खड़ी होती हैं वो हमारे स्कूल से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर होती हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें घर से सुबह 3 बजे उठना। कोई रूट हमारे ऐसे हैं, मेरे वाला रूट पहले ऐसे था कि 3 बजे उठना पड़ता था। ठीक है। 3 बजे उठ के मतलब तैयार तूर होने में 1 घंटा लगता। उसके बाद रोड पे आना, फिर कोई कन्वेंस देखना जाने के लिए। अच्छा। वहाँ अच्छा। कभी सरकारी बस आती थी, कभी नहीं आती थी। जिस दिन नहीं आती थी उस दिन हमें कई बार तो अपना वो करके जाना पड़ता था, गाड़ी करके। गाड़ी करके गए हम। जब आपका स्कूटर नहीं था तो आप बता रहे हैं कि स्कूटर तो अभी नहीं है। अच्छा, फिर वहाँ पर पहुँचना पहले पहुँचना ही पहुँचना जी। आप कहाँ से बस उठाते थे? मैं देखो जी, मेरे को 2003 से लगा हूँ, 17-18 साल हो गए हैं। कोई 5-7 रूट पे मैं कभी 2 साल किसी रूट पे, 2 साल किसी रूट। आपका घर कहाँ पर है? यहीं पर है, अम्बोटा में। अम्बोटा में? हाँ जी। तो आप एक रूट का हमें बता दीजिए पूरा। एक का बता देते हैं, मरवाड़ी का देख लो। कैसे? यहाँ से मरवाड़ी वही बता रहा हूँ मैं कि 3 बजे उठ के तैयार हो गए, 4:30 बजे HRTC जाती थी। ठीक है। कभी मिस भी हो जाती तो अपना जैसे मर्जी पहुँचते। मरवाड़ी कितना दूर है यहाँ से? मरवाड़ी कोई है यहाँ से कोई 17-18 किलोमीटर है। ठीक है। तो मरवाड़ी आप पहुंच गए। वहाँ बस खड़ी रहती थी आपकी, पार करती थी? बस पेट्रोल पंप है जी वहाँ पर। अच्छा। वहाँ खड़ी करते थे। तो आपने वहाँ से बस उठाई? हाँ जी। फिर बस उठाई, वहाँ से फिर अपने जो बच्चे उठाने हैं स्टेशन में से उठाते, इधर जो भी है रास्ते में उठाने, स्टेशन बांटे हुए थे ना। यहाँ पहुँच गए? ठीक है। यहाँ पहुँच गए, वो उतार दिए। फिर एक लोकल चक्कर, पहले तो डबल लगाना पड़ता था मरवाड़ी से फिर जाना मरवाड़ी कोई। अच्छा, मरवाड़ी के 2 चक्कर भी लगाने पड़ते थे? वो तो बसों की कमी थी पहले। ठीक है। तो इसलिए हमें 2-2 चक्कर। तो आप प्रेयर से पहले आपको बच्चे यहाँ पहुँचाने हैं जी। चलो ठीक है। प्रेयर तक कितने बजे, कितना समय होता है? 9 बजे? सर्दियों में तो थोड़ा चेंज कर देते हैं ना। चलो ठीक है। तो फिर मान लीजिए कि 9 बजे आप पहुँच गए। 9 बजे। फिर उसके बाद बस अपने स्कूल बसों में अपने जो देख रेख है वो करनी है। स्कूल का कोई काम है वो करते थे हम शुरू में। अभी तो हमने केस लगा रखा है, ये पक्का नहीं करते थे, हमें केस लगा दिया। उसके बाद इन्होंने काम लेना बंद कर दिया हमारे से। आपने केस लगा रखा था, मुझे आप ऑर्डर पढ़ा रहे थे। तो हाँ जी। आप केस जीत गए हैं लेबर कोर्ट से? जी सर। कि आपको रेगुलर किया जाए। हाँ जी। कितने ड्राइवर और कंडक्टर हैं उस टाइम? सर 22 बंदे थे जिस टाइम हमने केस डाला था 2010 में। अच्छा। तो 2010 में केस डाला, वो भी पहले हमें पता नहीं था। हमने बरबली इनको कहा कि हमें रेगुलर करो। तो जो उस टाइम प्रिंसिपल थे वो कहते कि हमारी संस्था में ड्राइवर कनेक्टर पक्के नहीं हो सकते। अच्छा। रूल ही नहीं है। अच्छा। 2-4 साल ऐसे ही निकल गए। फिर उसके बाद हमारे स्कूल में फंक्शन था, तो एक 22 स्कूल हमारे DAV यहाँ इकट्ठे हुए हिमाचल के। तो उन ड्राइवरों से पता चला कि DAV में पक्के होते हैं, वो खुद पक्के थे। जीतने के बाद आपको अगर आप जीत जाते तो आपकी कितनी तनख्वाह होती? सर जीत जाते तो उसके हिसाब से तो जो सेटिंग होगी, जो है ही है एम्प्लॉइज़ की रेगुलर की, वो ही लगेगी।
अभी कितने मिल रहे हैं आपको? अभी सर टोटल मिल रहा 12,000 अभी। ठीक है, 2003 से लेके अभी तक आपको 12,000 रुपये हाँ मिल जी, रहा है। हाँ जी। उसमें से फंड भी कट रहा ना जी। ठीक है, तो कटा के 10,000 रुपये आ जाता है। हाँ जी, साढ़े इतना का आ जाता है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए सुनील भाई, आप इस संस्थान में हैं इतने पुराने टाइम से, हाँ जी, हाँ जी। क्या हमारे संस्थान की माली हालत बेहद ख़राब है या फिर हम क्या सैलरीज नहीं दे पा रहे हैं? नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारे जब मैं आया था 2003 में, उस टाइम 3-4 बसें थी जी। तो उसके बाद 11-12 बसें हो गई थी हमारी, 12 बसें हो गई थी। तो वो प्रॉफिट था तभी हुई ना। और 550 बच्चा था जिस टाइम 2003 में। अब कितने बच्चे हैं? अब तो लगभग होगा 18-19 बच्चा हाँ, है। तो इतना मतलब होगा। इस एरिया का ये बहुत बड़ा स्कूल है, ऊना डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा स्कूल है ये। सबसे बड़ा स्कूल है ये हमारा। ठीक है, तो आपको आप लेबर कोर्ट धर्मशाला से जब केस जीत गए, हाँ जी। तो उसके बाद इन्होंने आपको रेगुलर कर दिया? नहीं जी, ये तो फिर हाई कोर्ट शिमला चले गए। धर्मशाला की लेबर कोर्ट से जब ये केस जीते, तब देखिए कि ये संस्थान चला जाता हाई कोर्ट में। या आप लोग हाई कोर्ट की वकीलों की लाखों रुपए की फीस देने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन किसी को उसका हक नहीं दे रहे। 2003 से अगर कोई प्रिंसिपल, कोई टीचर अगर किसी संस्थान में काम कर रहा होता, यार क्या उसको आप रेगुलर नहीं करते? क्या इनके बच्चे नहीं हैं? क्या ये 3 बजे उठ के अपने स्टेशन पे जाके वहाँ से बस उठाते हैं, यहाँ पर आते हैं, इतने गेड़े लगा के, शाम को फिर वहाँ बस रोक के फिर अपने घर पहुँचते हैं? मेरी एक प्रिंसिपल से बात हो रही थी डीएवी स्कूल के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो कह रहे हैं भाई मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ है, मैनेजमेंट में बड़ी दिक्कतें आ चुकी हैं। ये वो डीएवी, वो गौरवशाली डीएवी नहीं रहे, अब दुकानों वाला सिस्टम बन चुका है। तो यहाँ पर बेसिकली ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के 2 इश्यूज हैं। एक तो ये कि जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको रेगुलर नहीं किया गया है, और दूसरा इशू ये है कि कुछ लोगों को बिना बताए नौकरी से निकाल दिया। उनके घर वाले कहाँ जाएं? मतलब वो कैसे अपना जीवन यापन करें? आपका शुभ नाम जी? करनैल सिंह। आ जाइए, आगे आ जाइए। तो करनैल जी, मुझे ये बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं और कहाँ पढ़ते हैं? सर मेरे 2 बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, क्यों भाई, डीएवी में काम करते थे तो सरकारी में क्यों पढ़ा रहे हो? सर जहाँ तो इतने पैसे नहीं मिलते हैं, जो बताए थे वो भी नहीं मिल रहे हैं। जब हमें रखा गया तो 7,000 सैलरी बताई थी, और सर प्लस हर साल 1,000 रुपया एग्रीमेंट बताया गया था, और 8 साल के बाद रेगुलर किया गया। मैं रेगुलर कंपनी में, एमबीडी कंपनी सुनी होगी किताबों की, उसमें रेगुलर अप्लाई था। जलंधर में? ग्रेड में है। अच्छा, ग्रेड में भी है। हाँ। 2007 से वहाँ पे मैं काम कर रहा था। 2017 में अखबार में इन्होंने इंटरव्यू के लिए निकाली वैकेंसी ना, तो मैं जहाँ पे आया, अखबार के पढ़ने के बाद जहाँ पे मैंने इनको दिया अपना एप्लीकेशन वगैरह, तो उसके बाद मैंने जहाँ पे इंटरव्यू पे आया और इन्होंने मुझे रख लिया। तो ये 12-14 घंटे ड्यूटी करने के बाद आपके मन में क्या आया भाई कि एमबीडी जैसे संस्थान को छोड़ के, ठीक है, मल्होत्रा जी का बढ़िया संस्थान है, अच्छी तरक्की पे था वो, आप? सर मैंने अखबार पढ़ने के बाद ही सोचा था कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए, तो वो भी अच्छी थी, लेकिन आदत थी कि आगे से आगे कोई नौकरी मिले। अब स्विच करता हाँ आगे। जी, हाँ जी। तो ऐसे मैंने जहाँ पे आके देखा तो माहौल 1 महीना वहाँ मैंने टाइम लिया। मैं कहा सर अगर मैंने जॉब मिल गई है, अगर नहीं अच्छी लगी तो मैं वापस आ जाऊँगा। उन्होंने कहा कोई मोस्ट वेलकम, जब अच्छा। आपको जरूरत होगी जहाँ पे आ जाना। और रास्ता बचा रखा था आपने। हाँ जी, तो मैं चला गया 15 दिन जहाँ पे नौकरी किया, मैं चला गया छोड़ के, जहाँ पे बता के गया मैं, प्रिंसिपल सर को भी बोला गया, तो मैं चला गया वापस। तो प्रिंसिपल सर ने, सुप्रीडेंट साहब ने फ़ोन किया मेरे को, कहते भी आप क्यों चले गए, आपकी इंटरव्यू जो हुई थी दिल्ली से चेयरमैन साहब ने की है, आप वापस आ जाओ, आपको नौकरी करनी पड़ेगी, हम बंदा कहाँ से लाएंगे अब 20 सेशन में। अच्छा जी। तो मैं वापस आया, प्रिंसिपल सर से बात हुई, वो बोलते हैं कि आपको नौकरी करनी ही पड़ेगी क्योंकि हम बंदा कहाँ से ढूंढे अब। मैं कहा सर ये प्रॉब्लम है, हमें 50 रुपया डेली किराया कौन देगा। मैंने तो एक देख लिया जहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, 12-13 घंटे का 7,000 रुपया मेरे को 12 नहीं खाता। कहते बेटा ऐसे करो कि 1 साल की दिक्कत है, अगले साल आपका 1,000 रुपया बढ़ा देंगे और आपको प्लस आने जाने का किराया भी मिलेगा। मैंने कहते जुबान की बात होती है, मैंने सोचा सर आप इतने बड़े ओहदे पे हैं, आप बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं वहाँ की नौकरी मना कर देता हूँ।
उस दिन से मैं वहाँ मना करके आ गया और जहाँ से ज्वाइन कर लिया फिर दोबारा 1 महीने बाद की बात है। ये दोबारा बताना साल कौन सा था? 2017 अच्छा हाँ ठीक है जी। अप्रैल महीने की साड़ी ज्वाइनिंग है सर। फिर सर उसके बाद 2019 में हमें हाफ सेशन में आउटसोर्स डाल दिया। 2 कॉन्टैक्ट लेटर हमें दिए गए, 2 देने के बाद तीसरा कॉन्टैक्ट लेटर हमें नहीं दिया गया और हाफ सेशन में सितंबर में इन्होंने हमें आउटसोर्स का लेटर दे दिया, कहते कि जाओ आपको आउटसोर्स पे डाल दिया। हमने साइन नहीं किया, बाय डाक इन्होंने घर को रजिस्ट्री कर दिया ज़बरदस्ती से। पहले जहाँ पे दे रहे थे हमने मना कर दिया कि हम करेंगे तो स्कूल की करेंगे वरना नहीं। ठीक है, मतलब एक ऐसा शख्स जिसने कि एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ी और डीएवी संस्थान से वो जुड़ा, क्योंकि उभरता हुआ स्कूल था, पैसे की कमी नहीं थी। हाँ जी ठीक है, और अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, यहाँ के बच्चे बड़े होनहार हैं और बड़ा नाम रोशन किया है इस स्कूल का उन्होंने। सर सुप्रिटेंडेंट सर ने मेरे को बोला था कि 8 साल के बाद आपको रेगुलर किया जाएगा, ये सरकारी नौकरी से बढ़िया नौकरी है। मैंने जब छोड़ के गया था मेरे को ये बोला गया, कहता ऐसी नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। और चेयरमैन साहब भी जहाँ पे आए थे उन्होंने भी हमें मीटिंग में बोला था कि जहाँ पे डीएवी पे जो एक बार रखा जाता है उसको कभी निकाला नहीं जाता। अच्छा, तो उसके बावजूद भी आजकल हमें बाहर निकाल दिया गया कोरोना टाइम में। कोरोना में हमें 3 महीने की सैलरी दी बस। अच्छा, उसके जून बाद तक नहीं। जून तो तक अब दी। खर्चा कैसे चलता है? खर्चा ऐसे ही बस सर भगवान भरोसे। कितने आपने बताया कि आपकी दो बेटियां हैं? एक बेटा एक बेटी। अच्छा, कौन सा स्कूल है? ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा जो पास में ही है। ठीक है, कभी मन नहीं करता कि वैसे हालांकि स्कूल तो सारे अच्छे होते हैं बट हर माता पिता सोचता है कि यार बेस्ट स्कूल में पढ़ाया है, तो आप काम करते थे यहाँ पर, अभी लगता नहीं कि यार कि बच्चे यहाँ पढ़ते? सर हमें सोचा आपने सोचा कभी यहाँ पढ़ाने का उनको? सर हमारे लिए तो सरकार में पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है, जहाँ तो कौन सोचेगा, रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं इस टाइम। आपने बोला नहीं कभी प्रिंसिपल? यहाँ प्रिंसिपल का नाम क्या? सर 3 बार आए, नमित शर्मा जी। नमित शर्मा 3 बार आए जहाँ पे। हाँ। बोलते हैं जब हमने पंचायत में एक शिकायत पत्र दिया था, प्रधान जी भी जहाँ पे आए थे। हाँ। इन्होंने कहा कि देखेंगे जब बसें चलेगी तो रखेंगे आउटसोर्स, इनको स्कूल में नहीं रखेंगे। हमारा केस चल रहा है। तो मैंने कहा कि ये 1 अप्रैल से बोला था प्रिंसिपल साहब। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 44। 44। सर कंपनी वाले भी अब तो 40 से ऊपर मना कर रहे हैं, कहते अब नहीं, टाइम होता है कोई कंपनी में काम करने के लिए, जॉब कहीं भी मिल नहीं रही है। तो कोरोना में तो वैसे जॉब्स हाँ जी कम हो गई हैं। सर चलो हम अपनी बेस पे आए थे इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन सुप्रिटेंडेंट साहब ने हमें मजबूर किया कि सबसे अच्छी नौकरी यही है, इससे अच्छी नौकरी इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। मेरे को कंपेल किया, मैं छोड़ के चला गया था, कहते कि इससे बढ़िया कहीं भी नहीं मिलेगी, सरकारी जॉब भी नहीं। 8 साल के बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, 8,000 आपकी 7,7500 अब सैलरी हो जाएगी, हर साल 1,000 बढ़ेगा, तो यानी कि 8 साल के बाद डबल हो जाएगी आपकी सैलरी, ऐसे बोला गया। तो साहब ने सपने दिखाए गए। हाँ जी, सपने दिखाए गए जी। सर एक बात और भी है ना कि हर कोई पूछता है पता नहीं क्यों निकाल दिया गया। प्रिंसिपल सर के पास भी हम गए थे, उनसे पूछा कि सर हमारे में कोई कमी बताइए, कहता कमी कोई नहीं है आपको, अब बहुत अच्छे बंदे हैं, लेकिन संस्था के पास पैसा नहीं है देने के लिए आपको। तो जब केस का इनको लेटर बताया गया तो बोलते हैं हमारे पास पैसा बहुत है, हम वकीलों को दे देंगे, आपको नहीं देंगे। एक बार कुछ बोलते हैं, एक बार बोलते हैं आपको देने के लिए पैसा नहीं है, दूसरी बार बोलते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है, आपको नहीं देंगे, वकीलों को जरूर देंगे। क्या हमें करनाल सिंह नाम है ना? हाँ जी सर, कुछ समझ नहीं आता कि क्या बोलते हैं, कि संस्था में क्या हो रहा है। करनाल भाई ऐसा ही है, संस्थान महात्मा लोग शुरू करते हैं, हाँ जी सर। उसके बाद कुछ ऐसे लोगों के पास लीडरशिप आ जाती है जो भूल जाते हैं। आपका शुभ नाम? धर्म सिंह। धर्म सिंह। तो आप यहाँ पर ड्राइवर हैं? हाँ जी सर। तो कितने सालों से? मेरे को हो गई 3 साल। 3 साल हो गए, 2017 से। ठीक है। तो अभी आप काम कर रहे हैं यहाँ? नहीं सर, निकाल दिए इन्होंने हमें। अच्छा, आपको भी निकाल हाँ दिया। जी, हाँ जी। तो फिर ऑफिस आजकल में- क्या कर रहे हैं आप? आजकल सर वैसे ही दिहाड़ी दूड़ी लगा रहे हैं। जब आपको ज्वाइन कराया गया था तो क्या बोला गया था कि आपको बिना बताए कभी भी निकाल सकते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इन्होंने बोला था कि मतलब आपको 8 साल के बाद पक्के कर देंगे। ये वादे हुआ है? वादा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। ये मतलब मौखिक था, मतलब ऐसे वर्बली था ना? मौखिक सर।
और बोला कि हर साल आपके 1000 रुपया बढ़ाएंगे। तो जब आपको निकाल दिया तो आपने प्रश्न नहीं पूछा कि सर आपने तो बोला था 8 साल पूछा था इनसे, पर बोलते हैं कि पीछे से ऑर्डर आया हुआ संस्था का, हम कुछ नहीं कर सकते, निकाल दो। बताया गया है कि अम्बोटा गांव के ही कुछ दानी सज्जनों ने जब ये ज़मीन दान की, उस पे ये स्कूल खड़ा हुआ था, ये संस्थान खड़ा हुआ था। लेकिन आज हालात ये हैं कि इस संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी, खास करके दर्जा 4 कर्मचारी, जिनकी हसरत है कि क्या हमारा बच्चा भी इस इंग्लिश स्कूल में पढ़ जाए, वो अपने बच्चे पढ़ाने में असमर्थ हैं। और हवाला ये दिया जाता है, और ये लगातार ये सभी स्कूलों से ये बातें आती हैं कि जी हमारी माली हालत ठीक नहीं है। लेकिन मुझे डीएवी के ही कुछ सज्जनों ने बताया है, जो मेरे मित्र हैं, जो कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, जो मुझे ये बातें बताते हैं कि डीएवी मैनेजमेंट कमेटी में क्या चीज़ें चल रही हैं। फाइनेंशियली ये वीक नहीं है, इनके पास कोई आर्थिक संकट नहीं है, इन्हें पैसे की कमी नहीं है। आप इनके अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई कॉर्पोरेट नहीं है, इट्स नॉट अ कंपनी। ये महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों पर, महात्मा हंसराज जी के विचारों पर, लाला लाजपत राय जी के विचारों पर, वो उन लोगों की संस्था है ये। अगर आप समझते हैं कि आप आगे, अगर आपके दादा परदादाओं ने बहुत अच्छा काम किया, अगर आप संत महात्माओं के बच्चे हैं, उनके वंशज हैं, और अगर आप कमेटीज़ में बैठे हुए हैं, फिर तो आपका दायित्व और बढ़ जाता है। यार आप गरीबों का हाथ थामो ना यार। अगर डीएवी संस्थान किसी गरीब हिंदू का, किसी कर्मचारी का अगर हाथ नहीं थामेगा तो कौन थामेगा? समाज जा किस ओर रहा है? तो दर्शकों, ये थी डीएवी अम्बोटा की कहानी, जहाँ पर कुछ कर्मचारियों से वादे किए गए कि उन्हें पक्का किया जाएगा। 2003 से लेकर 2021 आ गया, पक्का नहीं किया गया। 2017 में कुछ कर्मचारी रखे जाते हैं और उन्हें बिना बताए निकाल दिया जाता है, हवाला दिया जाता है जी, आउटसोर्स कर दिया, जबकि उनसे वादे किए गए थे कि आपको पक्का कर दिया जाएगा। यार 40-45 की उम्र में वो कहाँ पर जाएंगे? उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी ज़रूरतें हैं। ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ये पूनम सूरी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं तमाम आर्य समाज के पदाधिकारियों से सवाल पूछना चाहता हूँ, डीएवी मैनेजमेंट कमेटी से सवाल पूछना चाहता हूँ, भाई यार कहाँ जा रहे हो आप? ये कर क्या रहे हो? आप देखो ना, अम्बोटा डीएवी की आप इनकम देखिए और देखिए कि आप अपनी कर्मचारियों में क्यों नहीं लगा रहे पैसे। या 7,000, 10,000, 12,000 देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। और मुझे पता है, मैंने कई फंक्शंस देखे हैं, जब भी कमेटी के अधिकारी आते हैं तो कैसे चाटुकारिता होती है, कैसे चमचागिरी करते हैं, कैसे लगता है कि कोई मंत्री आ गया है। यार महात्माओं द्वारा बनाए गए संस्थान है, ये दुकानें नहीं हैं। सो दर्शकों, अगर आपके कुछ विचार है डीएवी संस्थानों के बारे में, आर्य समाज के ऊपर, क्योंकि ये एक मैस क्रिएट हो चुका है। हम बात कर रहे हैं कि परम वैभव की तरफ भारत जाएगा, लेकिन ये जो मैस क्रिएट हो चुका है, ये जो कुरीतियाँ आ चुकी हैं हमारे सिस्टम में, ये सुधारने का समय है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।